हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियस ओएफटी में, जिसका फुल फॉर्म है ऑनलाइन फ्री टीच। यहाँ पर आप सीखते हैं कक्षा 11वीं का अकाउंट, कक्षा 12वीं का अकाउंट, बीकॉम फर्स्ट ईयर के अकाउंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं का अकाउंट चैप्टर 5 सहायक बही 1। सहायक बही 1 का एक्चुअल नाम है उधार लेन देनों की बही, क्योंकि यहाँ उन व्यवहारों को लिखा जाता है जिनका संबंध उधार से है। तो उधार लेन देन की बही है, इसका मतलब ये कि नगद की एंट्री यहाँ पर नहीं होती। अगर आपको मिला कि राम से नगद माल खरीदा, इस पॉइंट को आप छोड़ देंगे, इसको लिखना ही नहीं है, ठीक है। तो जैसा नाम वैसा काम, उधार की लेन देन बही है सहायक बही 1, तो यहाँ आपको नगद को नहीं लिखना है, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो इससे पहले मैंने चैप्टर 5 में आपको सिखाया था पंजी प्रविष्टि, जिसको दैनिक पंजी भी बोलते हैं, जर्नल की एंट्री भी बोलते हैं। ये हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक। इससे पहले चैप्टर 3 में लेखांकन समीकरण होता है, वो उसका भी वीडियो मैंने बना दिया है। और इससे भी पहले चैप्टर 1 और 2 में थ्योरी है पूरा, तो चैप्टर 1 का मैंने वीडियो बनाया था लेखांकन का परिचय या थ्योरी ऑफ लेखांकन, जिसमें हमने पूरा लेखांकन की परिभाषा, अर्थ, विशेषता सबको पढ़ा था। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको शुरू से अकाउंट पढ़ें, शुरू से नोट्स बनाएं, सब कुछ शुरू से समझ में आए, तो फिर आप मेरे चैनल के अंदर विजिट कर सकते हैं। आप सर्च कर सकते हैं इंडियस ओएफटी यूट्यूब पे, फिर आपको चैनल दिखेगा, आप चैनल के अंदर विजिट कीजिए, टच कीजिए, फिर आपके पास प्लेलिस्ट ओपन होगा जिसमें क्लास 11, 12, बीकॉम फर्स्ट ईयर, बिजनेस, मैथमेटिक्स सब मिलेगा। तो मान लेते हैं आप कक्षा 11वीं के बच्चे हैं, तो क्लास 11 अकाउंट में टच करेंगे, उसके बाद आपको पूरा क्लास 11 का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए ऐसा कोई चैप्टर का चाहिए आपको जो कि अपलोड नहीं हुआ है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करेंगे तो फिर आपके लिए वो वीडियो तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सहायक बही 1। आपके पास बुक होगा तो आप निकाल के बैठ सकते हैं, नहीं तो फिर चलिए देखिए और समझिए। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहला प्रश्न, विशेष उद्देश्य की सहायक पुस्तक बही में सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित लेन देनों को क्रय बही में लिखिए। अब शंकर से 1500 रुपये का माल खरीदा 10% व्यापारिक कटौती पर। श्याम से 820 रुपये का माल क्रय किया। सोहन को 1200 रुपये का माल 5% व्यापारिक कटौती पर क्रय किया। और मोहन को 1000 रुपये का माल नगद खरीदा, मोहन से खरीदा, है ना। तो देखिए ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसको लिखना ही नहीं है, तो ऐसा पॉइंट है ये 29 नंबर का, जिसको लिखना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नगद है ना। तो ऐसे चीज़ों को आप हाईलाइट कर सकते हैं, मतलब अच्छे से समझ सकते हैं कि जिनको लिखना ही नहीं। तो जिनको नहीं लिखना है वो है 29। ना लिखने का रीज़न बच्चों, ये नगद है। क्या है? ये नगद है, और हमें नगद लेन देनों को लिखना ही नहीं है, ठीक। तो एंट्री कितने की होगी? पहले तारीख, 15 तारीख और 17 तारीख, 3 का ही एंट्री होगा। तो पहला, 15, 17 ये दिया हुआ है। अब मैं आपको समझा देता हूँ कॉलम, ठीक। तो कॉलम होता है दिनांक, विवरण, यहाँ पर खाता पृष्ठ, ये खाता पृष्ठ है, यहाँ पर डेबिट नोट, क्रेडिट नोट आता है, ठीक है। इनवॉइस नंबर, यहाँ पर आपकी राशि रहेगी, यहाँ पर शुद्ध राशि रहेगी। इंग्लिश में डेट पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, LF, और अमाउंट का डिटेल्स रहेगा कि क्या क्या घटा, और फिर नेट अमाउंट क्या आया, ठीक है। यहाँ पर फिर आप टोटल कर सकते हैं। अब दो चीज़ आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या नहीं लिखना है, ठीक है। तो नगद को नहीं लिखना है पहला, दूसरा संपत्ति का क्रय को नहीं लिखना है ना। आपने कोई भी एसेट खरीदा तो उसको आपको नहीं लिखना है, उसको छोड़ देना है, ठीक है। तो दो चीज़ों का एंट्री नहीं होता है, बाकी फिर आप सबका एंट्री करेंगे। तो देखिए लिखना किस तरह से है। आपको लिखना है सबसे पहले तो उस व्यक्ति का नाम जिससे आपने माल खरीदा, है ना। तो व्यक्ति का नाम है शंकर, तो आप लिखेंगे श्री शंकर विवरण में, ठीक, इस तरह से, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। इंग्लिश में लिखा गया है टू शंकर या श्री शंकर, है ना। अब आपको बताना है उसका अमाउंट कितना है, तो आप राशि वाले कॉलम में लिखेंगे यहाँ पर उसके नाम के सामने 1500 रुपये की राशि। तो राशि है 1500, ये लिखा मैंने 1500, ठीक। नीचे लिखेंगे घटाया। क्या घटाया बच्चों? तो व्यापारिक कटौती घटाया, है ना, ट्रेड डिस्काउंट, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, है ना। ये फिर आप यहाँ पर माइनस कर सकते हैं। यहाँ आपको पूरा लिखना पड़ेगा व्यापारिक बट्टा 10%, है ना। तो 150 का 10%, सॉरी 1500 का 1.5% होगा 150 रुपये, ठीक। तो ये जब घटेगा तो आपका आएगा 1350, क्योंकि
जीरो का जीरो उतारे। अब ये जीरो से 5 नहीं घटेगा क्योंकि उधारी लेके 10 होगा, 10 में 5 जाएगा, 5 बचेगा। इसने 1 दिया था तो खुद 4 हो गया, 4 में 3 जाए सॉरी 4 में 1 जाएगा 3, 1 का 1, ये आपका आंसर। तो आप नेट अमाउंट में कितना लिखेंगे? 1350 रुपये। समझ आया? ठीक। अब दूसरा है 15 तारीख को, तो आप यहाँ 15 तारीख लिखेंगे, फिर आप श्याम का नाम लिखेंगे। श्याम से 820 रुपये का माल खरीदा, तो सिर्फ आप लिखेंगे श्याम से, है ना, या लिखेंगे श्री श्याम। टोटल अमाउंट लिख दीजिए 820 रुपये, क्योंकि यहाँ कोई भी कटमट नहीं है। जहाँ पर कार्यविधि कुछ भी नहीं होती, उस अमाउंट को आप सीधा नेट अमाउंट में लिखते हैं, मतलब शुद्ध राशि में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? शुद्ध राशि में। तो ये वाला जो हमारा अमाउंट है 820 रुपये, ये शुद्ध राशि में लिखा जाएगा। तीसरा है सोहन से 1200 रुपये का माल 5% व्यापारिक कटौती पर क्रय किया, है ना। अच्छा देखिए, क्रय किया, नाम लिखेंगे उसका, क्या नाम है भाई? सोहन नाम है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले सोहन। ठीक, ये हमने लिखा सोहन। सोहन के सामने राशि में लिखेंगे 1200 रुपये, लिख दिए 1200 रुपये। ठीक है, हमने लिखा घटाया। ठीक है, क्या घटाया? 5% व्यापारिक बट्टा, जिसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। 5% कितना होगा? तो 1200 का 5% आप ऐसे निकाल सकते हैं, 20 से 20 कटा, 12 पंचे 60। 60 रुपये घटने के बाद आपके पास बचेगा 10 में 6 जाएगा 4, इस 1 का 1, मतलब 1140, है ना। तो आप कहेंगे 1140 रुपये। आप देखिए टोटल अमाउंट में आपको नीचे में लास्ट में 1200 में 60 घटा के 1140 लिखा है। अब हमारा काम है तीनों को जोड़ देना, 1350, 820 और 1440। तो जोड़ने के बाद आपका आएगा टोटल 3110 रुपये। ठीक, समझ आया? तो बस इसी तरह से आपको सारे प्रश्न बनाने हैं। प्रश्न पहले ध्यान से पढ़ लेना है। कौन सी बही? क्रय बही। तो आप यहाँ लिखेंगे क्रय बही। जब आप विक्रय बनाएंगे तो आप लिखेंगे विक्रय बही। दोनों में एक ही चीज़ कॉमन होता है, नगद को लिखना नहीं है और संपत्ति की एंट्री नहीं होती। बाकी जितने भी उधार हैं उनको आप इस तरह से लिखेंगे, यहाँ नाम, यहाँ उसकी राशि, और कटमट है तो नीचे घटाया व्यापारिक बट्टा, और यहाँ पर सीधा अमाउंट। ठीक, नहीं कोई कटमट है तो डायरेक्ट लिख देंगे, कटमट है तो फिर नीचे यहाँ राशि में लिखे, कटमट करके शुद्ध राशि में लिखना है, तीनों को जोड़ देना है। यहाँ पर आप टोटल या हिंदी में योग लिख सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। ठीक, तो दूसरा प्रश्न था हमारा यही नीचे से, निम्नलिखित सौदों को दिलीप की क्रय बही में लिखिए। रामलाल एंड सन्स को 50 साड़ियाँ 7 रुपये प्रति साड़ी की दर से 40 थान कमीज का कपड़ा 400 रुपये में खरीदा। 50 साड़ी ने 7 रुपये प्रति के दर से खरीदा, तो आप क्या करेंगे? 50 गुणित, अच्छा इसका मैं रंग बदल देता हूँ, 50 गुणित 7, 5 9 0, 5 7 35, 350 रुपये निकला। तो आप यहाँ देख सकते हैं नाम लिखा गया है रामलाल एंड सन्स। जो भी कैलकुलेशन होता है इनका यहाँ आप नीचे लिख सकते हैं कि 50 साड़ी है 7 रुपये प्रति, तो 50 गुणित 7, टोटल आया 350। ठीक है, अब जो 40 थान कमीज था उसका टोटल दिया 400 रुपये प्रति, नहीं बोला है, तो फिर यहाँ पर जो अमाउंट रुपए में दिया जाता है उस कुल अमाउंट को आप लिखेंगे। अब चूँकि एक ही व्यवहार में 2 चीज़ों का खरीदी हुआ है, ये 2 चीज़ों का, तो आप दोनों को प्लस करके यहाँ पर अलग अलग लिखेंगे, फिर प्लस करके सीधा शुद्ध राशि में लिखेंगे। तो 400 और 350 होते हैं 750 रुपये। ठीक, अगला डेट क्या है आपका? तो चलो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया। तो अगला देखिए, अगले आपका सतीश एंड ब्रदर्स को 5% व्यापारिक बट्टे पर खरीदा। 20 थान कोटा कपड़ा 30 रुपये प्रति बोले, मतलब दोनों का गुणा होना चाहिए, तो आप लिखेंगे उसका नाम सतीश चंद्र करके, नीचे लिखेंगे 20 थान गुणित 30 रुपये प्रति, तो 20 तिया 30 सुनम 0, 30 दूनी 60, तो यहाँ पर 60 आया। ठीक है, अब 40 थान 9 रुपये प्रति है, तो 9 चौक 36, 9 सुनम 0, मतलब 360। 50 थान कमीज का कपड़ा 740 में, सीधा 740 रुपये। ठीक, आप क्या करेंगे? अब तीनों को जोड़ेंगे, देखेंगे कितना हो रहा है। तो तीनों का टोटल हो रहा है 1700 रुपये, लेकिन यहाँ पर बोला गया था इस पर डिस्काउंट भी है। ठीक है, कितना परसेंट डिस्काउंट है? 5%। देखो 5% डिस्काउंट निकाला गया है। ठीक, आपने अगर इसको नहीं देखा तो इसको भी देख लीजिए, ऊपर में ही बोला है 5% डिस्काउंट सहित, है ना, इसलिए वहाँ पर डिस्काउंट निकाला गया है। अब
1700 का 5% आपको निकालना है, तो कुछ यूँ करके आप निकालेंगे 1700 गुणित 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 17 पंचे 85। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 85 रुपये लिखा गया है। दोनों को आपस में घटाएंगे, जो बचा 1615 रुपये आपका नेट अमाउंट है। तो बस इन्हीं दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद आपका आया 2365। तो इस तरह से आपका कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 2 भी। अब आते हैं अगले में, ठीक है, वेट। तो बच्चों अगला प्रश्न है हमारा, क्रय बही में 2010 मार्च को सोहन एंड रायपुर से माल खरीदा। 10 क्विंटल शक्कर 1500 रुपये प्रति क्विंटल, 15 बोरा चावल प्रत्येक बोरा में 90 किलोग्राम और 1200 रुपये प्रति क्विंटल में धर दिया है, मतलब पैसा दिया है। ठीक है, देखिए चावल का बोरा क्विंटल में है होता है, इसलिए अमाउंट भी कितना दिया है क्विंटल में 1200, लेकिन बोरे में 100 किलो नहीं आया है, 90 किलो आया है। इसका मतलब 10 किलो की कमी है। तो एक्चुअल में 90 किलो का मूल्य क्या है, ये तो 100 किलो का मूल्य है। तो आपको पता होना चाहिए 90 किलो का मूल्य, फिर आप दोनों का गुणा कर सकते हैं, जो टोटल आएगा 15 बोरी का आंसर आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, 15 बोरी में अगर आपको 90 किलो का एक मूल्य पता रहा तो आप 15 बोरी का गुणा कर सकते हैं। अब वही नहीं पता तो क्या करेंगे, तो देखिए निकालने का तरीका। ठीक, 100 केजी बराबर 1 क्विंटल होता है और 1 क्विंटल का मूल्य दिया है 1200 रुपये। आपको 1 केजी का जानना है, आप 1200 का इस वाले रुपए से डिवाइड कर सकते हैं, जो 100 केजी जितना मूल्य है उसमें आप 100 केजी को डिवाइड कर सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 1 केजी का मूल्य आया 12 रुपये। ठीक, मैंने बोला 90 केजी का मूल्य कितना होगा, 12 से गुणा कर दो, 12 शून्य शून्य, 12 नहीं 108, मतलब 1080। ठीक, अब जो 1080 निकला, क्या आप उसमें 15 का गुणा करके देखें, तो देखते हैं 15 का गुणा करके, तो टोटल 15 बोरी भेजा गया है, 1080 उसका अब मूल्य निकल रहा है। 15 शून्य शून्य, 15 8 120 की 0 हासिल आई 12, 12 की 2 हासिल आई 1, 15 कम 15 और 1 16, 16,200 रुपये। अब चेक करते हैं ये अमाउंट हमें दिख रहा है कि नहीं, तो आपके बुक में आप देख सकते हैं ये अमाउंट आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आया कैसे, तो वो इस तरह से आया है। तो ये कार्यविधि जो आपको मैंने अभी बताया था, अगर आपने इसको नोट नहीं किया या लिखा नहीं या वीडियो को स्किप किया, तो फिर ये प्रश्न आपसे एग्ज़ाम में नहीं बनेगा, ना ही कभी टेस्ट में आप बना पाएंगे। इसलिए कार्यविधि को नोट करना ज़रूरी होता है। अब सिर्फ 10 क्विंटल जो शक्कर था उसका 1500 रुपये प्रति क्विंटल है, गुणा करूँगा तो 1500 में एक जीरो और लगा दो, 15,000 रुपये निकला पहला अमाउंट, जो कि यहाँ पर लिखा है उसके नाम के बाद नीचे 10 क्विंटल 1500 प्रति 15,000 रुपये। 90 किलोग्राम 15 बोरा है, तो टोटल 90 किलो का मतलब 15 बोरा के लिए जो 90 किलो आया था 1200 रुपये प्रति क्विंटल, उसका 15 गुणित अब 1200 लिखेंगे तो फिर आपको पता है गलत आएगा, आप लिख सकते हैं 15 गुणित 1080, तो टोटल आएगा आपका 16,200। दोनों को जोड़ेंगे हुआ आपका 31,200 रुपये, जिसको टोटल में लिख दिया गया। ठीक, अगला, भूतड़ा ट्रेडर्स बिलासपुर से माल खरीदा, 10 टिन सोया तेल 15 किलो खरीदा, है ना, 10 टिन खरीदा, प्रति टिन में कितना होता है 15 किलो। अब प्रत्येक किलो का मूल्य दिया है, जबकि आपने टिन में सामान लिया लेकिन यहाँ प्रति किलो का मूल्य दिया है। तो सबसे पहला काम आपका ये होगा 15 और 35 का गुणा करना। क्यों, क्योंकि 1 किलो का मूल्य 35 रुपये है, लेकिन आप टोटल एक टिन में 15 किलो खरीद रहे हैं, एक बार में एक टिन खरीदा मतलब 15 किलो खरीदा। तो 15 पंचे 75 की 5 हासिल आई 7, 15 तिया 45, 45 में 7 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7 5 12, हाँ 52। ठीक है, 52 हो गया। अब टोटल 10 खरीदा है ना, तो 10 खरीदा तो आप इसमें 10 का गुणा कर दीजिए, तो 5,250 रुपये निकल जाएगा, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, तो दूसरा अमाउंट है 1000 लीटर मिट्टी तेल 5 रुपये प्रति लीटर। अब देखिए लीटर में प्रति लीटर का दिया है, आपने टोटल 1000 लीटर खरीदा, तो 1000 पंचे 5000 आप शुद्ध लिख देंगे यहाँ पर, नेट राशि वाले कॉलम में, अमाउंट वाले में 5000, टोटल दोनों को जोड़ के हुआ 10,250, जिस पर क्या है 10% पारिक बट्टा है, तो आप लिखेंगे घटाया
है ना, घटाया मतलब लेस किया, ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो इसका 10% होगा, 1 जीरो आप काट दो तो 1025 का 10% होगा, दोनों को घटाना है, तो दोनों को घटाने के बाद आया आपका 9225। कई मेरे प्यारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको घटाना भी नहीं आता, कक्षा 11वीं में आ गए हैं। अब ये तो ऑनलाइन है, ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, वहाँ भी ऐसे बच्चे मिलते हैं मुझे। तो चलो कोई बात नहीं, आपकी कमज़ोरी पता है, घटाता हूँ। आपका काम ये है सीखना, जब मैं घटाता हूँ तो मैंने कैसे घटाया ताकि दोबारा ऐसे घटाना आपसे एक बार में बन जाए। ठीक, 0 में 5 नहीं घटेगा, एक उधारी लेके 10 होगा, 10 में 5 घटा सकते हैं तो 5 बचेगा, इस 5 ने 1 दिया था तो खुद 4 हो गया, 4 में 2 घटेगा तो 2 बचेगा, 2 में 0 घटेगा तो 2 बचेगा। अब 10 में 1 जाएगा सीधा तो 9 बचेगा, आप लिखेंगे 9225, जो कि आपका यहाँ पर आंसर है। दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आया 40,425 रुपये। ठीक, इस तरह से कंप्लीट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं कि उसमें क्या खास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर जिसमें लिखा है रामनारायण सन्स रायपुर ने जो सिले सिलाई वस्त्र की व्यापारी निम्नलिखित क्रय किए फैशन हाउस महाराष्ट्र से। ठीक है, अच्छा देखिए, रायपुर के हैं पर महाराष्ट्र से सामान खरीदा, है ना। फिर इस प्रश्न को पूरा पढ़ना होगा, क्योंकि जब यहाँ पर सीमा बदल जाती है, राज्य बदल जाते हैं, तो फिर कहानी भी बदल जाती है। ठीक है, तो वेट, ये जीएसटी का हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जीएसटी पर आधारित है। लास्ट में लिखा है प्रश्न के आगे यहाँ पर क्रय बही तैयार कीजिए यह मानते हुए कि CGST 9%, SGST 9% लगाया गया है। अब आपको बता दूं जीएसटी के बारे में, चूँकि आप पहली बार जीएसटी को अगर देख रहे हैं तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास होनी चाहिए। देखिए, छत्तीसगढ़ एक राज्य है, ठीक है, जिसके अंदर हो सकते हैं आप रायपुर में हो, हम बिलासपुर में हो, कोई दुर्ग में हो, कोई बस्तर में हो, अलग अलग जगह हो। तो जब एक राज्य के अंतर्गत ही लेन देन होता है एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं स्टेट। स्टेट के अंदर किया गया सेवाओं और वस्तुओं का लेन देन, जिस पर जीएसटी 9% लगेगा, या जो बोला जाए उतना % आपको लगाना है। लेकिन जब स्टेट से बाहर खरीदे, अब छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है हमारा मध्य प्रदेश, ये भी एक राज्य है। अब एक राज्य से दूसरे राज्य में लेन देन हुआ तो अब यहाँ पर केंद्रीय पक्ष प्रभावित हो गया, तो इसको आप CGST कहते हैं। तो जब यहाँ का लेन देन वहाँ हो रहा है तो फिर दोनों प्रकार की जीएसटी देनी होती है, तो फिर C और S दोनों देना पड़ेगा। इनका कंबाइन करके जब आप इस तरह से लेन देन करते हैं राज्य के बाहर, तो सीधा आपके ऊपर IGST लगता है। क्या लगता है? IGST, जो कि CGST और SGST का योग होता है। तो मान लेते हैं C 9% है और S भी 9% है, तो I हो गया आपका 18%। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 18% GST देना होगा। तो हर खरीदे गए माल पर या हर व्यवहार पर अगर बोल दिया जाए GST निर्धारित है तो आपको GST देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है 100 शर्ट प्रत्येक 180 रुपये की दर से, 75 शर्ट 160 रुपये की दर से, और फिर उस पर क्या है 20% डिस्काउंट है और भाड़ा है 1000 रुपये। ठीक, तो देखिए इसको नीचे ही रहने देता हूँ, इसको बड़ा करना पड़ेगा। तो देखिए 100 या 10 से किसी का गुणा करना होता है किसी भी संख्या से, तो 100 में 2 जीरो होते हैं, तो इस संख्या के बगल में आप 2 जीरो और लगा देंगे, तो 18 में 3 जीरो रहेगा तो 18,000 हो जाएगा। तो कॉलम कुछ इस तरह से बनेगा, क्योंकि यहाँ GST ऐड हो जाती है। तो कॉलम रहेगा आपका दिनांक विवरण, NOC नंबर, LF डिटेल्स, मतलब अमाउंट का डिटेल जो भी जोड़ घटा होगा, फिर यहाँ पर लागत होता है, फिर यहाँ पर CGST, SGST, फिर IGST, फिर जो भी भाड़ा वगैरह हुआ है उसको लिखते हैं, फिर यहाँ पर इन सब का टोटल, फिर लास्ट क्या है उसको लास्ट में लिखना होता है। ठीक है,
ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप टैली पढ़ेंगे, अगर आप कंप्यूटर के कोई भी कोर्स करेंगे, बिल बनाना सीखेंगे, विजुअल सॉफ्टवेयर सीखेंगे, हर जगह कॉमर्स का ये चैप्टर आपको पढ़ाया ही जाएगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ना सोचे कि बस आपको पास होने आप इसलिए पढ़ रहे हैं, ये आपको भविष्य में काम आएगा। आप कंप्यूटर सीख के कहीं जॉब करना चाहेंगे तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। 100 का गुणा 180 से किया तो कितना है बच्चों? 18,000 रुपये। ठीक, दूसरा 75 का गुणा 160 से करना है तो गुणा कर दीजिए, उनका आएगा 12,000 रुपये। दोनों को जोड़ रहे हैं तो 30,000 आ रहे हैं। 30,000 का 20% छूट काटना है तो 30,000 का 20% आप घटाएंगे, लिखेंगे घटाया व्यापारिक बट्टा, तो 30,000 का 20% 6,000 होगा। 10% निकालने का कॉन्सेप्ट ये है, जब भी किसी अमाउंट का 10% निकालना है, एक जीरो गायब कर दो तो ये जो बचा वो आपका 10% होता है। अब आप प्रश्न आपसे 20 पूछ रहा है ना, तो इसी को 2 से गुणा कर दो, तो 3 दूनी 6,000 रुपये। तो आपका ये जो अमाउंट है अंदर में 6,000 रुपये, तो आपको स्पष्ट पता चला कैसे निकला? तो वो इस तरह से निकला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 30 में 6 जाएगा, 24,000 बचेगा। ठीक है, 24,000 पर हमेशा व्यापारिक भत्ता घटाने के बाद जो आता है उस पर हम जीएसटी लगाते हैं। तो 24,000 पर आपको जीएसटी निकालना है। किस दर से निकालना है तो देखते हैं। महाराष्ट्र के साथ लेन देन किया तो आप सीधा IGST निकालेंगे 18%, क्योंकि C और S दोनों क्या है 9 है, और I क्या होता है दोनों का योग होता है, तो टोटल कितना हुआ 18%। तो आप निकालेंगे 24,000 पर 18%। ठीक, तो पहला कॉन्सेप्ट ये आप इस तरह से काट फट करके निकाल सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, देख के आपने 10% निकाला तो फिर उसी को दुगना कर दीजिए और 2% उसमें माइनस कर दीजिए, है ना। 2% मतलब 1% कैसे निकालना है? 2 संख्या पीछे का गायब करके। ठीक, तो देखिए 10% इसका होगा 2400, 20% कितना होगा? 24 दूनी 4,800 मतलब 4,800। इसमें से 2% घटा देंगे तो जो बचेगा वो आपका क्या होगा? 18% होगा, है ना। अब 2% है कितना? डाउट ये है। तो देखिए 2% निकालना है मतलब 2 संख्या गायब कर दो किसी भी संख्या के लास्ट 2 अंक को, तो ये 140 240 जो है वो 1% है। 140 का दुगना हो जाएगा 480, तो इसमें आपको कितना घटाना है? 480 घटाना है। ठीक है, अब चलिए मैं घटा देता हूँ और आपको फाइनल आंसर बताता हूँ। 0 का 0, 10 में 8 जाएगा 2 बचा, और 7 में 4 जाएगा 3, 4 का 4, 4,320 रुपये। ठीक, तो आप देख सकते हैं जो आपका 18% IGST लगा है वो 4,320 रुपये है। ठीक, हमेशा दोनों ही या जितने भी सामान खरीदे उनको जोड़ेंगे, व्यापारिक बट्टा घटाएंगे, फिर जो बची हुई राशि होती है उस पर GST निकाला जाता है व्यापारिक बट्टा घटाने के बाद। तो व्यापारिक बट्टा घटाए बिना आप GST नहीं निकाल सकते, तो पहले घटाना है, फिर जो बचा उस पर GST लगाना है, जो किस तरह से लगेगा। राज्य के अंतर्गत होता तो C और S दोनों लगाते, बाहर है इसलिए सीधा 18% IGST लगा, जोड़ करके हुआ ये 28,320। अब जो प्रश्न में भाड़ा बोला है 1,000 रुपये, वो भाड़ा इसके साथ जुड़ता है, तो वो जुड़ने के बाद हो गया 29,320 रुपये। अब अलग अलग कॉलम में इनको लिखना है जो ये टोटल दिखा रहा है, इसमें से लागत कितना है? तो व्यापारिक बट्टा घटाने के बाद जो आता है वो लागत होता है, तो लागत में आप 24,000 लिखेंगे कॉस्ट वाले अमाउंट में लागत में। उसके बाद GST आपका कितना है? IGST सीधा 4,320, तो आप IGST में लिखेंगे 4,320। भाड़ा 1,000 है तो भाड़ा वाला कॉलम जो रहेगा आपका उसमें आपको भाड़ा लिखना है, टोटल जो है उसको टोटल में लिखना है। ठीक, तो इस तरह से कंप्लीट होता है आपका पहला टॉपिक, पहले प्रश्न का। पहला मतलब GST का पहला, है ना, चौथे नंबर का पहला। अब दूसरा देखते हैं, तो दूसरा में क्या खास है तो देखते हैं। दूसरा में अच्छा प्रश्न पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो दूसरा है अपोलो गारमेंट्स रायपुर से क्रय किया, है ना, 65 रुपये प्रत्येक शर्ट 200 रुपये की दर से। तो 6,500 को दुगना करेंगे तो 13,000 आ जाएगा। तो देखना आपका पहला अमाउंट 13,000 होना चाहिए। दूसरा है 80 शर्ट 150 रुपये प्रति दर से, इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आपका होना चाहिए 8,000 का आधा है 4,000, ये 12,000 होना चाहिए समथिंग, है ना। इस पर व्यापारिक घट्टा 20% घटाना है, भाड़ा जोड़ना है कितना रुपये? 200 रुपये। ठीक, तो चलिए प्रश्न आपने अगर ध्यान से पढ़ लिया तब आपको सोल्यूशन की ओर ले जाता हूँ। ठीक, तो आप देख रहे हैं
65 और 260 मतलब 65-200 रुपये प्रति गुणा करके 13,000 लिखा। 80,000 और 150 का गुणा किए, सॉरी 80 और 150 का गुणा किए तो आपका 12,000 आया, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था मल्टीप्लाई करके। दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 25,000 रुपये। 25,000 पर 20% छूट घटा देना है, जो कि आपका निकला 5,000 रुपये। ठीक है, आप 25,000 गुणित 20/100 करके निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों को वो मैं जो बताया नहीं समझ में आता, तो फिर इस तरह से आप निकाल सकते हो 20%। 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा। 2500 का दूना करेंगे तो 2500 का दूना 5,000 होता है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है 5,000 रुपये। ठीक है, घटाने के बाद आपका है 20,000 रुपये। इसके बाद है 9% GST जो इसमें जुड़ेगा, है ना। अब ये राज्य के अंतर्गत किया गया है कि बाहर, ये आपको पढ़ना है ना। तो आपने पढ़ा कि नहीं? पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आपको फिर देखना पड़ेगा। तो रायपुर से क्रय किया, ऊपर में बोला है, इसका मतलब राज्य के अंतर्गत किए गए लेन देन है ना। इसको बड़ा कर दो क्या, क्योंकि अब इसकी बारी तो ख़त्म। ठीक, डिटेल से समझने, इसको बड़ा कर दिया मैंने आपके लिए। ठीक, 9% निकालेंगे 20,000 का। 9 दूनी 18, 2 0 काट देंगे, 2 0 बचेगा। तो CGST जोड़ा है ना, GST जुड़ता है तो आप लिखेंगे जोड़ा CGST 9% 1800, SGST 9% 1800। वही 2 बार लिख के जोड़ना है आपको, और ये जोड़ करके टोटल कर देना है। टोटल के बाद भाड़ा है तो उसको भी जोड़ दो। तो बस व्यापारिक बट्टा घटेगा, GST वगैरह जुड़ जाती है, इस तरह से जोड़ के टोटल लिखना है। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, इसका अलग अलग बंटवारा करना है ना। तो लागत आप लिखेंगे व्यापारिक बट्टा घटाने के बाद जो आया था 20,000 रुपये, तो लागत में 20,000, CGST में 1800, SGST में 1800, IGST खाली रहेगा, भाड़ा में 200, टोटल आया इतना। ठीक, तो इस तरह से बन गया आपका ये प्रश्न। लेकिन इसमें तीसरा पॉइंट भी था, उसको क्यों नहीं बनाया? तो देखिए, तीसरा पॉइंट में बोला है भोपाल, अमित सर भोपाल से नगद खरीदा। नगद की तो एंट्री नहीं होती, जो कि आपको पहले बताया था, इसलिए उसको छोड़ दिए गए हैं, है ना, इसलिए उसको नहीं लिखे हैं। तो बताया भी आपको, नोट करके यहाँ पर देख सकते हैं। 15 मई 25 मई के व्यवहार का लेखांकन नहीं होगा, क्योंकि 15 मई को संपत्ति का क्रय हुआ है और 25 मई को नगद क्रय हुआ है ना। तो 2 प्रकार के लेन देनों को नहीं लिखा गया है, ये दोनों, है ना। 15 तारीख को आप देख सकते हैं फर्नीचर खरीदा है, और ये जब ये शर्ट के व्यापारी हैं तो फिर यहाँ फर्नीचर का कोई काम नहीं है, संपत्ति में आ जाता है फर्नीचर, और ये नगद है, तो दोनों को नहीं लिखे। ठीक, तो कुछ बच्चे जल्दीबाजी में हो सकता है बना डाले टेस्ट में या पेपर में, तो ऐसे प्रश्नों को स्पेशल आपको बनाते रहना है जिसमें कुछ चीज़ों को नहीं लिखा जाता, और आप अपनी जानकारी के लिए उसको इसमें से कट कर सकते हैं, क्योंकि इसको नहीं लिखना है। ठीक, समझ आया बच्चों GST का ये प्रश्न। और देखते हैं आपका GST वाला कितना प्रश्न है। तो बच्चों अगला टॉपिक है हमारा विक्रय बही। विक्रय बही को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, क्योंकि आज का हमारा वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, लगभग 30 मिनट प्लस होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। तो आज आपको मैंने पूरा क्रय बही समझाया, जिसमें हमने GST वाला प्रश्न समझा, बिना GST के भी प्रश्न देखे, है ना, दोनों तरह के प्रश्न देखा। और जो मैंने आपको शुरू से बताया था कि ये उधार लेन देनों की बही है, नगद की एंट्री नहीं होती, तो याद रखना है फिर से, नगद का नहीं एंट्री करना है, और संपत्ति जैसे कि फर्नीचर है कुछ भी हो, उनको दोनों को नहीं लिखना है। ठीक है, तो कक्षा 11वीं के अकाउंट में आप ऐसे सभी चैप्टर के वीडियो पाना चाहते हैं टाइम टू टाइम, तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, क्योंकि इसी को ऑन करने से आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल पाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विक्रय बही के साथ। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।